दोनों ही खास मेहमान मंच पर उपस्थित हैं। आप दोनों का स्वागत है। राजेश जोशी जी हमारे साथ हैं। मैंने जैसे कि बताया कि समकालीन आधुनिक कविता में मानवीय संवेदना और विद्रोही स्वर के अग्रणी कवि हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में जन्मे जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच जैसे काव्य संग्रहों के अलावा मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहनाद में और भृतहरि की कविताओं का अनुवाद धरती का कल्पतरु के लिए ये खासे चर्चित हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राजेश जोशी मानवीय मूल्यों और अधिकारों के कवि हैं और हाल ही में आपका कविता संकलन उल्लंघन नाम से आया है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मदन कश्यप जी, हिंदी के जाने माने जन सरोकारों के पक्ष में खड़े कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति चहकती है। गूलर के फूल नहीं खिलते लेकिन उदास है पृथ्वी। नीम रोशनी में बयां कुरुज अपना ही देश, पन सूखा है इंद्रधनुष। और कवि ने कहा जैसे काव्य संकलन प्रकाशित हैं। लेखों का संग्रह मतभेद, लहूलुहान लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का संकट आदि प्रकाशित हैं। शमशेर सम्मान, केदार सम्मान, नागार्जुन पुरस्कार और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान आदि से सम्मानित हैं। तो अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और इस सेशन को मैं ही आगे बढ़ाऊंगा। मैं राजीव ढोंडियाल। आपके शब्द अब इतने तीखे होंगे सर कि अपने आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। चलिए सर, मैं सेशन की शुरुआत करने वाला हूँ। राजेश सर, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ कि किसके साहित्य ने आप पर इतना प्रभाव डाला कि जो विद्रोही स्वर की हम बात करते हैं वो आपकी कविताओं में नजर आता है, जैसे आज के समय में सत्ता विरोधी भी कह सकते हैं? ये कहना बड़ा अजीब सा है क्योंकि इतने ज्यादा लोगों का आप पे प्रभाव होता है। जब मैंने लिखना शुरू किया तो क्योंकि मैं तो साइंस से आया हुआ था, मैं साहित्य से नहीं आया। साइंस से एमएससी करके आया था जब मैं साहित्य को जानता भी नहीं था। तो इसलिए मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो निराला से लेकर और नागार्जुन और सब तमाम लोगों को, और विदेशियों में नेरुदा को पढ़ रहे थे, नाजिम हिकमत को पढ़ रहे थे, ब्रेख्त को पढ़ रहे थे। तो ऐसा एक साथ बहुत सारे लोगों को जानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एक ख़ास वक्फे के बाद में साहित्य में आया था तो बहुत सारा एक साथ पढ़ना ज़रूरी था। तो किसका असर होता है, यानी आप पे बहुत सारे लोगों का असर होता है, किसी एक का असर नहीं होता। पर निश्चित है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोगों के परिचित रहे, वेणुगोपाल जब भोपाल में आए जो सबसे पहले मेरे मित्र बने और वो नक्सलबाड़ी आंदोलन से आए थे और गिरफ्तार किए गए थे कागज नगर में। उसके बाद उन पे केस वेस चला और उसके बाद वो भोपाल आए थे। तो उनका एक अलग जलवा था, उनका एक बहुत ही आकर्षण था। तो उनसे जब दोस्ती हुई तो एक तो उनका बहुत गहरा असर मुझ पे हुआ। फिर त्रिलोचन जी भोपाल आ गए। त्रिलोचन जी भोपाल में सर्विस में आ गए और त्रिलोचन प्रगतिवाद के एक बहुत ही शीर्षस्थ कवियों में से एक थे। और त्रिलोचन जी के आने की वजह से नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये सब लोग वहाँ पे आते रहे। तो इन सब का एक तरह का असर हम लोगों पे हुआ जो उस समय भोपाल में आए या भोपाल में आते रहे। जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। सर, ये कविता मैं आपसे सुनूंगा। यही सवाल मेरा सर आपसे भी है। आप जन सरोकारों की बात करते हैं, विद्रोही स्वर वो आप में भी, आपकी रचनाओं में भी नजर आता है। आप किससे प्रभावित रहे? हाँ, राजेश जी ने जो कहा वो उस पर भी लागू होता है, लेकिन मैं थोड़ा अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा कि हम परंपरा से, साहित्य की परंपरा से भाषा लेते हैं, शिल्प पर बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन जो केवल आप कह रहे हैं, विद्रोही स्वर कह रहे हैं, वो परंपरा से ज्यादा जीवन से आता है। आसपास के जीवन, अपने समय को और अपने समय में जो समाज है, समाज के संकटों को जो देखा शुरू से, तो मेरी कविताओं में शुरू से दो स्वर, बीच में कुछ दिनों तक वो स्वर मंद रहा, लेकिन 76 की मेरी कविताएं प्रकाशित बहुत सारी है उस समय। 76 का मतलब 76 में प्रकाशित है, जिसमें प्रेम भी, प्रेम कविताएं अलग से। तो प्रेम तो मेरे हृदय से ज्यादा फूटा होगा लगता है, लेकिन उसी समय, उस समय का जो समाज था, आपातकाल लागू था, आपातकाल का जो दमन था, वो भी है कविताओं में, वो अलग है। वो दो धाराएं उसमें चली और दोनों का संबंध परंपरा से है, जलाला से लेकर और
त्रिलोचन और जिसकी चर्चा इन्होंने की, त्रिलोचन से इस मायने में भी मेरा बहुत शुरू का रिश्ता बना था कि हमारे जो गुरु थे आचार्य जानकी रूप शास्त्री त्रिलोचन की बहुत पहले थे, तो वो लोग उनके यहाँ आते थे, त्रिलोचन कई बार आते थे, तो खैर वो तो था, लेकिन मूल रूप से आपातकाल था, दमन था। उस दमन में जो परिस्थितियां थी और जिस राजनीतिक विचारधारा से मैं जुड़ गया था, उस पर और ज्यादा दमन, बहुत ज्यादा दमन, क्योंकि वो स्वर ही बंद हुआ। मैंने तब लिखना शुरू किया जब मैं जिसको अपनी परंपरा मानता था, उसमें वेणुगोपाल भी थे, उसमें और कुमार विठल जैसे कवि भी थे, तो वो परंपरा पूरी तरह से दबा दी गई थी आपातकाल में। तब मैंने उस परंपरा के साथ जोड़ के लिखना शुरू किया। इसीलिए यह भी हुआ कि मेरी चर्चा बाद हुई, देर से हुई, क्योंकि मैं जिस चीज को समाज बाहर कर रहा है, साहित्य का समाज बाहर कर रहा है, मैं उसी को लेकर आ रहा हूँ, तो एक जिद भी, तो वो परंपरा है, लेकिन मूल उसका कारण समाज के भीतर जो हो रहा था उसे मैं भी देख रहा था अपनी खुली आंखों से, और जो समझ बन रही, तो समझ भी समाज से ही बनती है, क्योंकि वो तो लिखा है बोझा उठाने से ज्ञान बढ़ता है। किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है उसको समझने की बहुत जरूरत है कि जो उत्पादक समाज है, जो खेतों में काम करता है, जो कारखानों में काम करता है, उसके अनुभव का जो विशिष्ट ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किताबों के ज्ञान की तुलना में वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वहां से चीजें आ रही थी, और वो परंपरा तो थी, राजेश जी ने कहा, उसको मैं दोहराया नहीं, मैं उसको एक तरह से दृष्टांकित करता हूँ, नोट्स करता हूँ, लेकिन उसमें इतनी बातें अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद। राजेश जी, फैज अहमद फैज लिखते हैं कि बोल कि लब आजाद हैं तेरे, लेकिन आपने तो लब आजाद कर दिया। आपने कहा कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे, जो अपराधी नहीं होंगे, अपराधी हो तो ठीक है, जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। एक्चुअली जब भी सत्ताएं, जो किसी भी तरह की सत्ता हो, चाहे पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता हो, जाति की सत्ता हो, रंग भेद की सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो, धर्म की सत्ता हो, कोई भी तरह की सत्ता हो जो मनुष्य के शोषण और मनुष्य पर अन्याय के आधार पर बनी, क्योंकि हर सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है, इसलिए जो भी सत्ता है वो कहीं ना कहीं सच से सबसे ज्यादा डरती, सच को वो दबाने की कोशिश करती ही है, सत्ता कोई भी हो। सर, ये कविता तो इस मंच से होनी चाहिए। हाँ, वो कविता मैं आपको जरूर सुना सकता हूँ। तो हालांकि वो कविता सुनाता हूँ, और ये कविता है मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या बात। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। क्या बात। कमीज या कुर्ता कुछ भी कह लें, बहरहाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। ढकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मदन जी, आपने लिखा कि धूर्त और क्रूर सौदागरों से ये बाजार सजा हुआ है। क्या आपको ऐसा हमारा ये बाजार नजर आता है? ये कविता आप प्लीज। चलिए, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, न्याय युग के सौदागर शायद उसमें ये है, तो मैं अपनी तरह से कुछ कविताएं सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, हिसाब से बिल्कुल।
पहले मैं एक छोटी सी कविता जो इधर की है, मतलब कोरोना काल में, कोरोना में लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई ना, बहुत सारी कविताएं आई मेरी भी पहुंची, लेकिन वो बिल्कुल अलग है क्या कि लोगों ने सिर्फ दूसरे के दुख को बाहर देखा और उसको दर्ज कर दिया, लेकिन दुख को कितनी गहराई से महसूस किया, ये प्रश्न बहुत सारी कविताओं के साथ बना हुआ है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कविता सुना रहा हूँ। सुनब जी बहुत टकटकी लगा के देख रहे हैं ना, तो थोड़ा डरते हुए सुनो, चलो उन्हीं को समर्पित कर देता हूँ। तो ये खो गया है, नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। दूर दूर रहने या डूब डूब जाने से अलग एक शीतल स्पर्श का बाट कहीं खो गया है। लहरें उठ रही हैं, सघन छायाएं भी वृक्ष की हैं, घाटें बिछी है, नावें बंधी है, बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है। बस हलचल जीवन की कहीं दूर दूर तक नहीं है, बिना जिसके समय का ठाट कहीं खो गया है। नदी भी है और गांव भी है, बस घाट कहीं खो गया है। क्या बात है। धन्यवाद। मैंने कोशिश है कि जो अवधारणा आपने बना रखी है उससे बाहर निकलकर उसमें थोड़ा और ज्यादा विस्तार करने के अनुरोध के साथ अपनी कविता पढ़। आपने प्रेम पर भी बात की है और उसमें आपने लिखा कि सर अपने चरम अवस्था में प्रेम युद्ध होता है। हाँ, युद्ध ही होता है। वो कैसे? सर आपने जो बुलडोजर एक्शन हाल के समय में हमें देखने को मिला, आप दोनों ने बुलडोजर पर कविताएं लिखी हैं। हाँ यार, पर वो कविता मेरे पास नहीं है एक्चुअली। नहीं, आप ये बता, मतलब तो ठीक है, ये कविता प्रेम युद्ध है। प्रेम युद्ध। अपनी चरम अवस्था में युद्ध ही तो होता है प्रेम, एक ऐसी जंग, एक ऐसी जंग जिसमें स्त्री जीत कर भी पराजय के गहरे एहसास में डूब जाती है और हारा हुआ पुरुष जीत के भ्रम में उतराता रहता है। स्त्री जीत कर भी पराजय के गहरे एहसास में डूब जाती है और हारा हुआ पुरुष जीत के भ्रम में उतराता रहता है। धन्यवाद। छोटी सी। क्या बात है राजेश सर, जब आप सत्ता के खिलाफ लिखते हैं, आपने बुलडोजर एक्शन पर लिखा, आपकी एक कविता जो गोधरा में जो कुछ हुआ उस पर आपने लिखा, कितना असर एक कवि के जीवन पर पड़ता है जब आप इस तरह का लिखते हैं और बाकायदा नाम लेकर लिखते हैं? कवि के जीवन पर असर सर, पड़ माइक। सकते हैं, बहुत तरह की स्थितियां हो सकती हैं। जब जैसी स्थितियां यानी राजनीतिक स्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से असर पड़ते हैं कि आप जो सत्ता की, खासतौर से सत्ता की किसी भी पक्ष पर लिख रहे हैं, सत्ता के द्वारा किए गए अन्याय पर लिख रहे हैं या सत्ता के द्वारा की गई जातियों पर लिख रहे हैं, तो उसके असर यानी आप पे भी पड़ेंगे और लोगों पर भी पड़ेंगे जो सुन रहे हैं। तो ये तो होता है, दोनों वाइस वर्सा होता ही रहता है। तो इसलिए ये हमेशा होगा कि कविता बेसिकली हमेशा प्रतिपक्ष में खड़ी हुई एक चीज है, यानी वो हमेशा विरोध में ही होगी, वो कोई पक्ष में नहीं होगी। किसी सत्ता के पक्ष में कभी कोई कविता लिखी गई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। आज तक, आदिकाल से लेकर आज तक सत्ता के पक्ष में कभी कविता नहीं लिखी जाती। ठीक है, कुछ चारण और भाट कवि भी हुए हैं, पर वो छोड़ दीजिए। पर ये सवाल नहीं है। हमेशा कविता का एक मुख्य काम रहा है कि वो उस जनता के या उस आदमी के पक्ष में खड़ी हो जो बिल्कुल पेरिफेरी पे है, जो अंतिम आदमी है, जैसे महात्मा गांधी ने अंतिम आदमी कहा था, उसके पक्ष में, उस पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध हो, उस पे होने वाले किसी भी अत्याचार के विरुद्ध हो। यही काम कविता का मूल कर्म है, चाहे वो किसी भी काल में हुआ हो। यानी और बिना राजनीतिक हुए कोई कवि नहीं हो सकता। तुलसीदास एक बहुत ही राजनीतिक कवि है, या कबीर एक बहुत राजनीतिक कवि है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गैर राजनीतिक कवि हैं। तो उनके भी एक पॉलिटिक्स है, और वो जब आप देखेंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि वो किसके पक्ष में है और किसके विरुद्ध है। तो आपकी कविता है शासक होने की इच्छा। किस तरह का शासक होना चाहिए? किस तरह का शासक होना चाहिए?
वैसे ये कहा गया कि शासन हमेशा बुरा होता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किया जाने वाला शासन हमेशा अन्याय करता है, हमेशा भेदभाव करता है। इसलिए कोई भी शासन, स्वशासन के अलावा कोई भी शासन अच्छा शासन नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बेहतर शासन चुनने की कोशिश होती है कि ऐसा शासन हम चुन सकें जो ज्यादा मानवीय हो, जो ज्यादा लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता हो, जो जनवादी छूटें देता हो, जो जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देता हो। लोकतंत्र भी ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार उपलब्ध हो। लोकतंत्र कई तरह का हो सकता है। लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो अमेरिका में, लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो ब्रिटेन में, लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो हमारे यहाँ है, और लोकतंत्र वो भी हो सकता है जो जवाहरलाल नेहरू के समय में था और आज के समय में। इस लोकतंत्र में बहुत अंतर है। जवाहरलाल नेहरू के समय में और आज के समय के लोकतंत्र में क्या और कितना अंतर? जमीन आसमान का। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको तो यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किए, जो यानी वो तो बिल्कुल प्रारंभिक काल था जब यानी स्वतंत्रता हमें मिली थी। जिस ढंग से देश को के स्वप्न को देखा गया, जिस तरह से देश को बनाने का स्वप्न देखा गया, उस तरह का लोकतंत्र जो तरह तरह से एजुकेशन में काम कर रहा था, शिक्षा पर काम कर रहा था और तमाम क्षेत्रों में काम कर रहा था। एम्स खुल रहे थे, आईआईटीज खुल रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही थी बहुत सारी। आज उनको पानी पी पी कर कोसा जाता है कि जो पीओके है वो उनकी नहीं, वजह नहीं, से वो है। तो ऐसा है कि अगर आप कोसना चाहें तो किसी को भी कोस सकते हैं। अब तो गांधी जी को भी कोस रहे हैं लोग। कोसने को क्या है? कोसना एक इस बात को सिद्ध करता है कि आप डरे हुए हैं। आप डरे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू से, आप डरे हुए हैं महात्मा गांधी से। यही सिद्ध करता है। जितना ज्यादा कोसेंगे आप उतने ही ज्यादा भयभीत हैं, उतने ही ज्यादा कायर हैं बुनियादी रूप से। कवि बेबाक होता है और बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। शासन सर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपने कहा फिर लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र को आपने कहा लहूलुहान लोकतंत्र। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि लोकतंत्र अभी भी मैं ये मानता हूं कि सबसे अच्छी व्यवस्था अगर है तमाम बुरी व्यवस्थाओं में से चुनने के लायक तो लोकतंत्र ही है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक का तंत्र। लेकिन अभी तो तंत्र के लोक में हम जी रहे हैं, ये मुश्किल है। अभी नेहरू जी के बारे में जो इन्होंने कही अच्छी बात। नेहरू नहीं चाहते थे कि दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाए। मौलाना आजाद ने विरोध किया कि नहीं, वो दोबारा बनेंगे कैबिनेट मीटिंग में, और उन्होंने मान लिया। बहुत सारे हजारों उदाहरण मिलेंगे कि दूसरे उनके मंत्री जो कहते थे उनकी बात वो मानते थे। एक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र था। क्या आज हम आज के शासक से उम्मीद करते हैं कि वो मेरी बात नहीं, अपने मंत्रियों की बात भी सुनते हैं और मानते हैं? ये एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा बनता है। जिस मिथ को गढ़ा जाता है कि कश्मीर की समस्या में सरदार पटेल वाला प्रसंग इसमें जोड़ा जाए। सरदार पटेल ही थे गृह मंत्री, और गृह मंत्री के कार्य में प्रधानमंत्री तब कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, और वो अब तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मिली भगत नहीं होती थी। सबकी अलग अस्मिता थी, अलग अस्तित्व था, अलग विचार थे। दोनों के विचार कभी नहीं मिलते थे। दोनों एक दूसरे के विचार का सम्मान करते थे। सर आपकी जो कविता है लहूलुहान लोकतंत्र, वो आप एक बार सुना दें। लहूलुहान लोकतंत्र तो कविता नहीं, वो गद्य की किताब है। लेकिन मैं एक लोकतंत्र पर कविता पढ़ देता हूँ कि कैसे हो गया है। एक दिन बोलेंगे पानी, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़। यार वो नहीं है यहाँ पे एक्चुअली मैं वो बताएं नहीं लाया। अभी आपने जो बोली ये कविता है फिर लोकतंत्र। सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। बिकता सब कुछ है, बस खरीदने का सलीका आना चाहिए। इसी उदंड विश्वास के साथ लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता है अभद्र सौदागर। सबसे पहले और सस्ते जनता बिकेगी, और जो न बिकी तो चुने हुए बेशर्म प्रतिनिधि बिकेंगे, और यदि वे भी न बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी, और वे भी न बिके तो नेता सहित पूरी पार्टी बिक जाएगी। सौदा किसी भी स्तर पर हो सकता है। सौदा
किसी भी स्तर पर हो सकता है। नैतिकता क्या, नैतिकता का क्या, उसे तो पहले ही तड़ी पार कर दिया गया है। नैतिकता का को तो पहले ही तड़ी पार कर दिया गया है। फिर भी जरूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएंगे बाजार से, जरूरत पड़ी तो थोड़ा वह भी खरीद लाएंगे बाजार से। और शर्मीली ईमानदारी यह जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती। 5 साल में 300% बाप की ईमानदारी बढ़ गई और बेटे की तो पूछो मत। सबसे सस्ता बिकता है धर्म, सबसे सस्ता बिकता है धर्म, लेकिन उससे मिलती है इतनी प्रचुर राशि कि कुछ भी खरीदा जा सकता है, यानी लोकतंत्र भी। क्या बात है, धन्यवाद। तालियां हो जानी चाहिए सर। समापन हम आपकी कविता से करेंगे इस सेशन। ठीक है, तो ये कविता है इत्यादि। इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि ही तादाद में हमेशा ज्यादा होते थे, इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भावताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। क्या बात। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे, जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे, तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। क्या बात। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर्फ फिर एक कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। धन्यवाद। जोरदार तालियां। राजेश जोशी जी और मदन कश्यप जी, आप साहित्य आज तक का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।